हर इंसान को जज करा जाता है उसके एक्शंस के थ्रू। आप क्या काम करते हो या आपकी साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा बातें रिवील करता है एज कम्पेयर टू आप क्या बोलते हो। एज दे से यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट। बिकॉज बातें बहुत सस्ती होती है। कोई भी बातों बातों में खुद को बहुत ऊपर चढ़ा सकता है और वो एक क्लेम कर सकता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है ये पता लगता है उसके काम से। स्पेशली वो काम जो रेगुलर बेसिस पर करता है, जैसे उसकी हॉबीज। और तभी इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सबसे अट्रैक्टिव हॉबीज की जिन्हें हर मेल को ट्राई करना चाहिए। नंबर 1, रीडिंग लाइक अ जेंटलमैन। आई डोंट नो व्हाई बट आज बहुत से लोग रीडिंग को एक नर्ड बिहेवियर की तरह देखते हैं और वो सोचते हैं कि रीड करना कूल नहीं है। और ऐसा मेरे हिसाब से इसलिए बिकॉज जब भी कोई चीज मेन स्ट्रीम हो जाती है, जैसे इतने टाइम से इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते आए हैं कि रीड करो, रीड करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, रीडिंग बहुत जरूरी होती है, और हर कोई ही वो काम करने लगता है, तब उस काम का चार्म चला जाता है और आम लोग उस काम को बहुत गंदा कर देते हैं, उसको अगली बना देते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज का ये कंक्लूजन निकालते हो कि जस्ट बिकॉज एक चीज पॉपुलर हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली उसने अपनी सारी यूटिलिटी खो दी है, ये अजम्पशन गलत है और ये दिखाता है कि एक इंसान में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। इसके बजाय जो भी एक्टिविटी लोगों ने बोरिंग बना दी है, आप उसे खुद के लिए कूल बना सकते हो उसके अराउंड एक प्लेजरेबल रूटीन को डेवलप करके। जैसे अभी आप जब भी कोई बुक रीड करना शुरू करते हो तब आप बुक को खोलते हो, 3-4 पन्ने स्कैन करते हो, लेकिन आप फिर बोर हो जाते हो और उसको उसकी जगह पर रख के अपना कुछ और काम करने लगते हो। या फिर जब भी आपकी बुक खुली हुई होती है साथ साथ आपका फोन भी चालू हो जाता है। आपने ये नहीं करना। जस्ट बिकॉज दूसरों ने एक काम को बोरिंग बना दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खुद के लिए भी बोरिंग बनाए रखो। इसके बजाय बुक रीड करने से पहले नहा धोकर बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने लिए एक टी या फिर कॉफी बनाओ, अपने रूम में एक सेंटेड कैंडल जलाओ और वो बुक पढ़ो जिसको एक्चुअल में समझने के लिए आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। नंबर 2, मार्शल आर्ट्स एंड बॉक्सिंग। मेन शुड बी केपेबल ऑफ फाइटिंग, नो इफ्स नो बट्स। हर मेल का माइंड और हर मेल की बॉडी सिर्फ दर्द को सहने और दर्द को देने के केपेबल नहीं होते हैं, बल्कि दर्द एक मेल की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी होता है। दैट्स वाई आपको खुद को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट और डिफेंड करना आना चाहिए। बट भाई अगर सामने वाले के पास गन हुई तो मैं क्या करूंगा, तो मेरी फाइटिंग स्किल्स काम नहीं आएंगी। दैट्स नॉट ट्रू। ऐसी सिचुएशन में भी जिस इंसान को फाइट करना आता है वो सबसे डिफरेंटली एक्ट करता है और वो काम रहता है। इवन वर्ल्ड फेमस बॉक्सर माइक टायसन के ऊपर कितनी बार ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा लोगों ने बंदूक तानी हुई है और उन्होंने भी यही बताया कि बहुत लोग बस ऐसा एक्ट करते हैं कि वो कितने टफ हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअल में टफ होते हैं उन्हें दूसरे लोग सेंस कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको मारा तो मतलब होगा कि मैंने एक हीरो को मारा। आपको साइकोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं होगी अगर आपने अभी तक ये नहीं समझा कि कोई भी विलन एक हीरो को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो एक हीरो के हाथों मरना चाहता है ताकि वो अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो पाए। और ये चीज़ थोड़ी डीप है, शायद 90% लोग ये समझ भी ना पाए, लेकिन हमारे अंदर एक सेंसर होता है। जब भी हम कोई सही काम करते हैं या फिर कोई गलत काम करते हैं तब हमें पता होता है कि हम कुछ सही या फिर गलत कर रहे हैं। और जब भी हम कोई छोटा मोटा गलत काम करते हैं तब हम खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैंने वो काम किया बिकॉज XYZ, कोई भी रीज़न हम खुद को दे देते हैं और हम उससे बच जाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और हम खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हमने वो क्यों करा, तब हम अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा गिल्टी फील करने लगते हैं कि हम विश करने लगते हैं कि कोई हमारे पास आए और हमें पनिश करे। एक बहुत ही पॉपुलर एशियन नॉवल है जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसमें ये सेम चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं होता। वो देखता है एक दिन कि एक बूढ़ी सी औरत है और वो बहुत खड़ूस सी है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर रखा है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसका पैसा चुरा लूँ और इसको मार दूँ तो मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और वो उस बूढ़ी औरत को मार आता है। और ये चीज़ किसी को पता नहीं लगती कि उस औरत को मारा किसने है। और शुरू में वो अपने सेक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है खुद को ये बोलकर कि वो कितनी बुरी औरत थी, वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती थी, अच्छा हुआ मैंने उस औरत को मार दिया। लेकिन धीरे धीरे डीप इनसाइड उसका गिल्ट बढ़ने लगता है, वो खुद को ही टॉर्चर करने लगता है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि वो खुद के साथ रह ही नहीं पाता और इवेंचुअली वो पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। यानी एक विलन भी डीप डाउन पनिश होना चाहता है, लेकिन वो एक नेक हीरो के हाथों पनिश होना चाहता है। इसी वजह से जब भी एक हीरोइक इंसान सीना चौड़ा करके विलन की आंखों में आंखें डालकर उसके आगे खड़ा हो जाता है, तब सामने वाले के हाथ भी कांपने लगते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जिस इंसान को फाइट करना आता है उसे यूजुअली फाइट नहीं करना पड़ता। इसी वजह से मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग जैसी हॉबीज आपको ज्यादा रिस्पेक्ट के काबिल और आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। नंबर 3, ट्रैवलिंग। फीमेल्स का दिमाग उन लड़कों को अट्रैक्टिव मानता है जो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस होने का मतलब है कि आपके पास किसी चीज की मास्टरी है या फिर आपके पास उस चीज की ज्यादा नॉलेज है। इसी वजह से हर फीमेल ये चाहती है कि उनका पार्टनर उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया से इंट्रोड्यूस करे। और ट्रैवलिंग का पर्पस ये होता है कि आप नई चीजों को नोटिस करो और उनमें से वो डेटा निकालो जो आपके पास पहले नहीं था। इसी वजह से ट्रैवलिंग भी एक बहुत अट्रैक्टिव हॉबी होती है। नंबर 4,
चेस, बिकॉज चेस इज अ गेम ऑफ किंग्स। ये एक ऐसी गेम होती है जहां आपको जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपको बहुत फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए होता है, आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। कितनी सारी डिजिटल गेम्स आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन चेस एक ऐसी स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है जिसे हर कोई समझ पाता है और इसे टाइमलेस और क्लासी माना जाता है। नंबर 5, राइटिंग। आपको पता है साइकोलॉजी से पहले और इवन फिटनेस से भी पहले मेरी एक वेबसाइट थी जहां पर मैं सेल्फ हेल्प आर्टिकल्स लिखता था। तब मेरे को लगता था कि मैं अलग अलग बुक्स लिखूंगा और वही मेरा करियर होगा। और उस फेज में जब भी मैंने किसी लड़की को बताया कि मैं एक राइटर हूं, या फिर उन्होंने डेटिंग एप्स पर ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ देखा राइटर, तब ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती थी। बिकॉज अगर एक इंसान लिख सकता है तो उसका मतलब यह है कि वो सोच सकता है और वो अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकता है। राइटिंग इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तभी तो ये भी बोला जाता है कि एक इंसान पढ़ा लिखा है, बिकॉज लिख पाने की एबिलिटी और एजुकेशन दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं। नंबर 6, क्रिएटिंग कंटेंट। अगर आप ज्यादातर यंग लोगों से पूछो कि उन्हें क्या करना है, तो वो यही बोलते हैं कि या तो उन्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर उन्हें कंटेंट को यूज करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूर से ऐसा देखने पर लगता तो है कि जो अलग अलग नीश है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी हैं और नए लोगों की जगह नहीं है। बट हर मार्केट में ऐसे लोगों की जगह हमेशा होती है जो सच्चे होते हैं और जो एक्चुअल में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और ये जो सैचुरेशन वाली बात होती है कि मार्केट में जगह नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सच्ची होती है जो मीडियोकर कंटेंट क्रिएट करते हैं। जबकि जो ग्रेटनेस को चेस कर रहे होते हैं, जो टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, उनको पता होता है कि टॉप पर हमेशा जगह होती है। और इसके साथ ही कंटेंट क्रिएशन इसलिए भी एक अच्छी हॉबी है बिकॉज ये आपको सिखाता है कि बोलना कैसे है, सोचना कैसे है और खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। नंबर 7, डिबेटिंग। अगर आप अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हो और आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि जिस नजर के साथ आप दुनिया को देखते हो वो सही है गलत, तो अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक्स पर डिबेट करो। कभी अपने फ्रेंड से पूछो कि उनका एक सर्टेन टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, और कभी अपने फैमिली मेंबर से कोई सीरियस क्वेश्चन करो और उन्हें भी इंकरेज करो कि वो एक इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय अपनी स्टेटमेंट्स को लॉजिकली एक्सप्लेन करें। नंबर 8, पॉलिटिक्स। आई नो अट्रैक्टिव हॉबीज की लिस्ट में पॉलिटिक्स जैसी हॉबी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन ई हार्मनी वेबसाइट पर लाखों मेल्स की डेटिंग प्रोफाइल्स को स्टडी करने पर पता लगा कि टॉप 10 मोस्ट अट्रैक्टिव हॉबीज में पॉलिटिक्स नंबर 7 पर आता है। यानी जिन मेल्स ने अपनी प्रोफाइल में ये लिखा हुआ था कि उनका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, उन प्रोफाइल्स को फीमेल्स ने ज्यादा पसंद करा। और मेरे हिसाब से इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर किसी ने अपना पॉलिटिकल स्टैंस शेयर किया हुआ है तो वो आपको सिग्नल कर सकता है कि वो आउट ऑफ टच नहीं है रियलिटी के और उसे पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। और दूसरा रीजन हो सकता है कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपका पॉलिटिकल स्टैंस, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो या फिर आपका पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीजें बताती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और जो कोई भी एक ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहता है जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसी की जैसी हो, उसके लिए आपका पॉलिटिकल ओपिनियन उसकी चॉइस को बहुत आसान बना देता है। नंबर 9, कुकिंग। बिकॉज इट्स अ सर्वाइवल स्किल, और ये एक ऐसी हॉबी है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही अट्रैक्टिव बनाती है। अगर एक फीमेल को कुक करना आता है तो एक मेल को पता होता है कि उसके बच्चे फालतू का खाना नहीं खाएंगे और वो भूखे नहीं रहेंगे। और अगर एक मेल को कुक करना आता है तो ये चीज उससे भी एक ऑलराउंडर बनाती है। लेकिन एक मेल की कुकिंग सिर्फ तभी अट्रैक्टिव होती है जब वो उसे बैलेंस करता है बाकी मैस्कुलिन एक्टिविटीज के साथ। जैसे अगर आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे लेकिन आप शाही पनीर बहुत अच्छा बनाते हो, तो उस केस में आपकी कुकिंग स्किल से कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। नंबर 10, वॉचिंग और प्लेइंग अ स्पोर्ट। कई लोगों को क्रिकेट देखना पसंद होता है, कईयों को बास्केटबॉल, कईयों को UFC और बाकियों को कोई और स्पोर्ट। और ये हॉबी अट्रैक्टिव इसलिए होती है बिकॉज ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना पैशन है। और अगर आप किसी गेम को बस देखने के बजाय उसको खेलते भी हो तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। बिकॉज स्पोर्ट्स डायरेक्टली रिलेटेड होता है एथलेटिसिज्म, यानी आपकी फिटनेस और आपकी इंटेलिजेंस से।